हैरी पॉटर और हाफ ब्लड प्रिंस। अध्याय 2। स्पिनर्स एंड। जो ठंडी धुंध प्रधानमंत्री की खिड़कियों के बाहर थी, वह कई मील दूर एक गंदी नदी के ऊपर भी छाई थी। इस नदी के किनारे कचरे के ढेर से ढके थे। ऊपर एक बंद मिल की विशाल चिमनी नजर आ रही थी, जो अंधेरे में थोड़ी डरावनी दिख रही थी। पानी की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। आसपास एक दुबली पतली लोमड़ी के अलावा कोई नहीं था। यह लोमड़ी ऊंची घास में सूंघ कर किनारे पर मरी पड़ी किसी पुरानी मछली की या खाने के सामान की तलाश कर रही थी। लेकिन तभी एक बहुत हल्की खट की आवाज हुई और एक दुबली पतली नकाबपोश आकृति हवा में से नदी के किनारे पर प्रकट हो गई। लोमड़ी एकदम स्थिर हो गई और वह आकृति को बहुत सावधानी से देखने लगी। कुछ पल तक इधर उधर देखने के बाद आकृति तेज तेज कदमों से चलने लगी। उसका लंबा चोगा घास पर सरसरा रहा था। फिर एक खट की आवाज के साथ दूसरी नकाबपोश आकृति प्रकट हो गई और आकृति ने चिल्लाकर कहा, ठहरो। चिल्लाने की इस कठोर आवाज से लोमड़ी चौंक गई। अब तक वह घास में दुबकी हुई थी, लेकिन अब दहशत में आकर वह उछली और उसने किनारे पर छलांग लगा दी। हरी रोशनी की चमक हुई और एक चीख के साथ लोमड़ी जमीन पर गिर गई। वह मर चुकी थी। दूसरी आकृति ने अपने पैर से उसे पलटा। बस लोमड़ी है। नकाब के नीचे से किसी महिला की आवाज आई। मुझे लगा था शायद कोई औरत होगा। बहना, जरा ठहरो। उसके आगे जाने वाली महिला रोशनी की चमक को देखकर ठहर गई, लेकिन अब वह उस किनारे पर ऊपर जा रही थी जहां लोमड़ी अभी अभी गिरी थी। बहन नारसिसा, मेरी बात सुनो। दूसरी महिला ने पहली महिला का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने हाथ छुड़ा लिया। वापस लौट जाओ बेला, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। मैं तुम्हारी बात सुन चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे अकेला छोड़ दो। नारसिसा नाम की महिला किनारे के ऊपर पहुंच गई, जहां पुरानी रेलिंग नदी को एक संकरी सड़क से अलग कर रही थी। बेला नाम की महिला तत्काल उसके पीछे चल दी। चलते समय वह सड़क के किनारे बने ईंट के खंडहर मकानों को देखती रही, जिनकी खिड़कियां अंधेरे में डूबी थीं। बेला ने हिकारत भरी आवाज में कहा, वह यहाँ रहता है? यहाँ, इस मगलू तबेले में? इस जगह पर कदम रखने वाले हम पहले जादूगर होंगे। वह तो जंग लगी रेलिंगों के बीच एक दीवार में से निकलकर तेजी से सड़क की तरफ जा रही थी। बहन सुनो तो सही, रुको। बेला नारसिसा के पीछे पीछे चल दी। उसका चोगा पीछे लहरा रहा था। उसने देखा कि नारसिसा मकानों के बीच की एक गली से दूसरी सड़क पर पहुंच गई थी, जो पहली वाली सड़क से काफी मिलती जुलती थी। वहां की कुछ स्ट्रीट लाइटें टूटी हुई थीं। दोनों महिलाएं रोशनी के टुकड़ों और गहरे अंधेरे के बीच तेज तेज चल रही थीं। मोड़ पर बेला ने नारसिसा को पकड़ लिया। इस बार वह उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो गई और उसे घुमा दिया ताकि वे आमने सामने हो जाएं। बहन, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। शैतानी शहंशाह भी तो उस पर भरोसा करते हैं, है ना? मुझे लगता है शैतानी शहंशाह गलत भरोसा करते हैं, बेला ने हाँफते हुए कहा, और उसकी आंखें नकाब के नीचे से चारों तरफ घूमकर देखने लगी कि कहीं कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा है। चाहे जो हो, हमें चेतावनी दी गई है कि हम यह योजना किसी को भी न बताएं। ऐसा करना शैतानी शहंशाह के आदेश की अवहेलना होगी। मुझे छोड़ दो बेला। नारसिसा गुर्राई और उसने अपने चोगे के नीचे से छड़ी निकालकर बेला के चेहरे की तरफ लहराई। बेला हंस पड़ी। तुम अपनी ही बहन पर वार करोगी? तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस वक्त मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नारसिसा ने बौखलाई आवाज में कहा और अपनी छड़ी चाकू की तरह नीचे की, जिससे रोशनी की एक और चमक हुई। बेला ने अपनी बहन का हाथ इस तरह छोड़ दिया जैसे जल गई हो। नारसिसा, लेकिन नारसिसा तो अब आगे तक जा चुकी थी। अपना हाथ मलते हुए बेला उसके पीछे पीछे चल दी। हालांकि अब वह उसे थोड़ी दूर पर चल रही थी। वे ईंट के मकानों की वीरान भूलभुलैया में और अंदर पहुंच गईं। आखिरकार नारसिसा स्पिनर्स एंड नाम की एक सड़क पर पहुंच गई, जहां मिल की ऊंची चिमनी किसी दैत्याकार उंगली की तरह खड़ी दिख रही थी। बंद और टूटी खिड़कियों के पास से गुजरते समय उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। आखिरकार वह सड़क पर बने आखिरी मकान के पास पहुंच गई, जहां नीचे वाली मंजिल के कमरे के पर्दे में से हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। तब तक बेला बड़बड़ाती हुई उसके पास आ चुकी थी। वे दोनों इंतजार करते समय हाँफ रही थीं। गंदी नदी से आती बदबू रात की हवा में भरी हुई थी।
कुछ पल बाद उन्हें दरवाजे के पीछे हलचल सुनाई दी और यह थोड़ा सा खुल गया। एक आदमी की हल्की सी झलक दिखाई दी, जिसके लंबे काले बाल, पीले चेहरे और काली आंखों के ऊपर पर्दों की तरह झूल रहे थे। नार्सिसा ने अपना नकाब पीछे पलट दिया। उसका चेहरा इतना पीला था कि अंधेरे में चमक रहा था। उसके पीछे झूल रहे लंबे सुनहरे बालों के कारण वह पानी में डूबी हुई महिला की तरह दिख रही थी। नार्सिसा, उस आदमी ने दरवाजे को थोड़ा ज्यादा खोलते हुए कहा, जिससे नार्सिसा और उसकी बहन पर रोशनी पड़ने लगी। कितना सुखद आश्चर्य है। सिवियरस, नार्सिसा फुसफुसाकर बोली, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? बहुत जरूरी बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्नेप उन्हें जगह देने के लिए थोड़े पीछे हटे। नकाबपोश बेला बिना आमंत्रण के अंदर जाने लगी। पास से गुजरते समय उसने रूखे स्वर में कहा, स्नेप। स्नेप बोले, बेलाट्रिक्स। उनका पतला मुंह थोड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान में सिकुड़ गया और उन्होंने दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। वे सभी एक छोटे सीटिंग रूम में पहुंच गए, जो अंधेरी कोठरी जैसा लग रहा था। दीवारें पूरी तरह से पुस्तकों से ढकी हुई थीं। ज्यादातर पुस्तकों पर चमड़े के पुराने काले या भूरे कवर चढ़े थे। एक जर्दर सोफा था, एक पुरानी कुर्सी थी और एक खटारा टेबल भी रखी थी। छत पर लटक रहे लैंप से हल्की रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह लंबे समय से उपेक्षित रही थी और यहाँ आमतौर पर कोई नहीं रहता था। स्नेप ने नार्सिसा को सोफे पर बैठने का इशारा किया। नार्सिसा ने अपना चोगा उतारकर एक तरफ फेंक दिया और बैठ गई। उसने अपने कांपते हुए सफेद हाथ अपनी गोद में रख लिए। बेलाट्रिक्स ने धीरे से अपना नकाब हटाया। उसकी बहन नार्सिसा गोरी थी, जबकि वह सांवली थी। उसकी पलकें भारी थीं तथा उसका जबड़ा उभरा हुआ था। नार्सिसा के पीछे खड़े होने के लिए जाते समय भी उसने स्नेप से अब अपनी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटाईं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? स्नेप ने पूछा और दोनों बहनों के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नार्सिसा ने धीरे से पूछा, हम अकेले हैं ना? हाँ, जाहिर है। देखो, वॉर्मटेल भी यहाँ है, लेकिन हम कीड़े मकोड़ों की परवाह नहीं करेंगे, है ना? उन्होंने अपनी छड़ी अपने पीछे की पुस्तकों की दीवार की तरफ लहराई। तत्काल एक धमाका हुआ और उसके पीछे छुपा हुआ एक दरवाजा खुल गया। वहां एक संकरी सीढ़ी नजर आई, जिस पर एक नाटा आदमी खड़ा था। स्नेप ने अलसाई आवाज में कहा, वॉर्मटेल, जैसा तुम्हें एहसास हो गया होगा, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। नाटा आदमी झुककर आखिरी कुछ सीढ़ियां उतरा और कमरे में आ गया। उसकी आंखें छोटी और पानीदार थीं। उसकी नाक नुकीली थी और उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। उसका बायां हाथ उसके दाएं हाथ को सहला रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर चांदी का ग्लव्स चढ़ा हो। नार्सिसा, उसने चूचू करती आवाज में कहा, और बेलाट्रिक्स, कितना बढ़िया है। स्नेप बोले, वॉर्मटेल हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आएगा और इसके बाद अपने बेडरूम में चला जाएगा। वॉर्मटेल ने इस तरह आह भरी जैसे स्नेप ने उसे कोई चीज फेंक कर मार दी हो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, उसने चूचू करती हुई आवाज में कहा, लेकिन स्नेप से नजरें नहीं मिलाईं। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि शैतानी शहंशाह ने तुम्हें यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा है। हाँ, मदद के लिए भेजा है, लेकिन तुम्हारे ड्रिंक्स बनाने और तुम्हारा घर साफ करने के लिए नहीं भेजा है। वॉर्मटेल, मुझे पता नहीं था कि तुम इससे ज्यादा खतरनाक कामों में दिलचस्पी रखते हो, स्नेप ने रेशमी अंदाज में कहा। इसका आसानी से इंतजाम किया जा सकता है। मैं शैतानी शहंशाह से बात कर लूंगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद ही उनसे बात कर सकता हूँ। जाहिर है तुम कर सकते हो, स्नेप ने व्यंग से कहा, लेकिन उससे पहले ड्रिंक्स ले आओ। घरेलू जिन्नों की बनाई शराब अच्छी रहेगी। वॉर्मटेल एक पल के लिए झिझका। ऐसा लगा जैसे वह बहस करना चाहता हो, लेकिन फिर वह मुड़ा और एक दूसरे छिपे हुए दरवाजे से चला गया। उन्होंने दरवाजा भड़बड़ाने और गिलासों के खनकने की आवाज सुनी। कुछ ही क्षणों में वह लौट आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिस पर एक धूल खाई बोतल और 3 गिलास थे। उसने ट्रे जर्जर टेबल पर पटक दी और तेजी से चला गया। जाते जाते वह अपने पीछे पुस्तकों से ढके दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। स्नेप ने खून जैसी लाल शराब 3 गिलासों में भरी और दोनों बहनों को एक एक गिलास पकड़ा दिया। नार्सिसा ने बुदबुदाकर धन्यवाद दिया, जबकि बेलाट्रिक्स बिना कुछ बोले स्नेप को लगातार घूरती रही। उसके इस अंदाज से स्नेप जरा भी विचलित नहीं दिख रहे थे, बल्कि थोड़ा खुश दिख रहे थे। शैतानी शहंशाह के नाम, स्नेप ने अपना गिलास उठाकर उसे खाली करते हुए कहा। दोनों बहनों ने भी ऐसा ही किया। स्नेप ने उनके गिलास दोबारा भर दिए। जब नार्सिसा ने अपना दूसरा गिलास खत्म कर लिया तो वह तेजी से बोली, सिवियरस, मुझे इस तरह यहाँ आने के लिए अफसोस है, लेकिन मुझे तुमसे मिलना ही था। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। स्नेप ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और अपनी छड़ी सीढ़ियों वाले छिपे हुए दरवाजे की तरफ की।
एक तेज धमाका और चीख सुनाई दी। फिर वॉर्मटेल की तेजी से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दी। माफी चाहता हूँ, स्नेप ने कहा। कुछ समय से वह दरवाजों के पीछे छिपकर बातें सुनने लगा है। मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों करता है। हाँ, तो तुम कुछ कह रही थी नार्सिसा? नार्सिसा ने एक गहरी कपकपाती सांस ली, फिर दोबारा बोली, सेवेरियस, मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझसे कहा गया था कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊं, लेकिन तब तो तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, बेllatrix ने गुर्राते हुए कहा, खास तौर पर इसके सामने। इसके सामने? स्नेप ने व्यंग से दोहराया। इस बात का क्या मतलब है बेllatrix? इस बात का मतलब यह है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है स्नेप, जैसा तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। नार्सिसा ने सुबगने जैसी आवाज निकाली और अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। स्नेप ने टेबल पर अपना ग्लास रखा और दोबारा टिक कर बैठ गए। उनके हाथ उनकी कुर्सी के हत्थों पर थे और बेllatrix के गुस्से भरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। स्नेप ने कहा, नार्सिसा, मुझे लगता है कि हमें पहले वह सुन लेना चाहिए जो बेllatrix कहने के लिए बेताब है। इससे वह बार बार बीच में बाधा नहीं डालेगी। अच्छा बताओ बेllatrix, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? सैकड़ों कारण हैं, वह जोर से बोली और सोफे के पीछे से आगे आते हुए उसने टेबल पर अपना ग्लास धम से रख दिया। कहाँ से शुरू करूं? जब शैतानी शहंशाह का पतन हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? जब वे गायब हो गए थे तो तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे? जब तुम डंबलडोर की जेब में रह रहे थे तुमने शैतानी शहंशाह को पारस पत्थर हासिल करने से क्यों रोका? जब शैतानी शहंशाह का पुनर्जन्म हुआ तो तुम उनके पास फौरन क्यों नहीं पहुंचे? तुम कुछ सप्ताह पहले कहाँ थे जब हमने शैतानी शहंशाह की भविष्यवाणी हासिल करने के लिए युद्ध किया था? और स्नेप, हैरी पॉटर अब भी जिंदा क्यों है जबकि वह 5 साल से तुम्हारे रहमो करम पर है? वह चुप हो गई। उसका सीना बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसके गालों पर लाल रंग आ चुका था। उसके पीछे नार्सिसा स्थिर बैठी थी और उसका चेहरा अब भी उसके हाथों में छुपा हुआ था। स्नेप मुस्कुराए। इन सवालों का जवाब देने से पहले, ओह हाँ बेllatrix, मैं इनका जवाब जरूर दूंगा। तुम मेरे ये शब्द उन लोगों तक पहुंचा देना जो मेरी पीठ के पीछे कानाफूसी करते हैं और मेरे विश्वासघात की झूठी कहानियां शैतानी शहंशाह तक पहुंचाते हैं। मैं उनका मुंह बंद करने के लिए तुम्हारे इन सभी सवालों का जवाब दूंगा और तुम मेरी बात उन तक पहुंचा देना। बहरहाल, तुम्हारे सवालों का जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम सचमुच ऐसा समझती हो कि शैतानी शहंशाह ने मुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछे होंगे? और अगर मैं उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया होता तो क्या मैं तुम्हारे सामने बात करने के लिए यहाँ बैठा होता? वो झिझकी। मैं जानती हूँ कि वो तुम पर यकीन करते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि वे गलती कर रहे हैं, या ये कि मैंने किसी तरह उन्हें चकमा दे दिया है, शैतानी शहंशाह को मूर्ख बना दिया है, जो दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं, संसार के सबसे निपुण गुप्त घुसपैठिए हैं। बेllatrix कुछ नहीं बोली, लेकिन वह पहली बार थोड़ी परेशान दिख रही थी। स्नेप ने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने अपना ग्लास दोबारा उठाकर उसमें से एक घूंट पिया और आगे बोलने लगे। तुमने पूछा है कि जब शैतानी शहंशाह का पतन हुआ उस वक्त मैं कहाँ था? मैं वहीं था जहाँ रहने का मुझे आदेश मिला था, हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में, क्योंकि वे मुझसे एल्बस डंबलडोर की जासूसी करवाना चाहते थे। तुम्हें पता होगा, मैं शैतानी शहंशाह के आदेश पर ही वहां गया था। बेllatrix ने बहुत हल्के से सिर हिलाया और अपना मुंह खोला, लेकिन स्नेप ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुमने मुझसे पूछा है कि जब वे गायब हुए थे तो मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? उसी कारण से जिस कारण से एवरी, याक्सले, कैरो दंपति, ग्रेबैक, लूसियस। उन्होंने अपना सिर हल्के से नार्सिसा की तरफ हिलाया और कई अन्य लोगों ने उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की। मुझे यकीन था कि वे खत्म हो चुके हैं। मुझे इस बात पर गर्व नहीं है, मैं गलत समझा था, लेकिन हकीकत यही थी। अगर उन्होंने हम जैसे विश्वास खो चुके लोगों को माफ नहीं किया होता तो आज उनके पास बहुत कम समर्थक बचते। मैं उनके साथ थी, बेllatrix ने जोश से कहा। मैंने उनकी खातिर अज़्काबान में कई साल बिताए हैं। हाँ, सचमुच बहुत प्रशंसनीय, स्नेप ने उबी हुई आवाज में कहा। जाहिर है तुम जेल में उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा प्रयास बेशक सराहनीय था। प्रयास? वह चिल्लाई, गुस्से के कारण थोड़ा पगलाई हुई सी लग रही थी। जब मैं दमपिशाचों की यातना झेल रही थी तब तुम हॉगवर्ट्स में डंबलडोर के पालतू कुत्ते बनकर चैन से रह रहे थे। ऐसी बात नहीं है, स्नेप ने शांति से कहा। उन्होंने मुझे गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर का पद कभी नहीं दिया। उन्हें लगा था कि शायद मैं इससे अपने पुराने दौर में पहुंच सकता हूँ, अपने पुराने तरीकों के प्रलोभन में फंस सकता हूँ।
तो अपने प्रिय विषय को न पढ़ा पाना ही वह त्याग था जो तुमने शैतानी शहंशाह के लिए किया। बेllatrix ने व्यंग से पूछा। तुम वहां पूरे समय क्यों रहे स्नेप? क्या तुम तब भी उस मालिक के लिए डंबलडोर की जासूसी कर रहे थे जिसे तुमने मरा हुआ मान लिया था? नहीं, स्नेप ने कहा। हालांकि शैतानी शहंशाह इस बारे में खुश थे कि मैंने वह जगह नहीं छोड़ी। जब वे लौटे तो मैं उन्हें डंबलडोर के बारे में 16 साल की जानकारी दे सकता था, जो उनके लिए कहीं ज्यादा अच्छा उपहार था बजाय इन यादों के कि अज़्काबान कितनी बुरी जगह है। लेकिन तुम वहीं रुके रहे। हाँ बेllatrix, मैं वहीं रुका रहा, स्नेप ने पहली बार अधीरता की झलक दिखाते हुए कहा। मेरे पास एक आरामदेह नौकरी थी जिसे मैं अज़्काबान जाने से ज्यादा पसंद करता था। डंबलडोर के संरक्षण की वजह से मैं जेल जाने से बच गया। यह संरक्षण बहुत ही लाभदायक था और मैंने इसका इस्तेमाल किया। मैं दोहराता हूँ, शैतानी शहंशाह मेरे वहां रुकने से नाखुश नहीं है, इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम नाखुश क्यों हो। मुझे लगता है इसके बाद तुम यह जानना चाहती थी, उन्होंने जोर से कहा, क्योंकि बेllatrix उनकी बात काटने के मूड में दिख रही थी, कि मैं शैतानी शहंशाह और पारस पत्थर के बीच में क्यों आया। इसका जवाब आसानी से दिया जा सकता है। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं वफादार प्राणभक्षी की बजाय डंबलडोर के हाथों की कठपुतली बन चुका था। वे बहुत दुखद स्थिति में थे, बहुत कमजोर थे और एक घटिया जादूगर के शरीर में रह रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे एक पूर्व समर्थक के सामने खुद को उजागर कर दें, क्योंकि हो सकता था कि वह समर्थक उन्हें डंबलडोर या मंत्रालय के हाथों पकड़वा देता। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, नहीं तो वे 3 साल पहले ही शक्तिशाली बन गए होते। बहरहाल, मैंने सिर्फ लालची और घटिया क्विरिल को पारस पत्थर चुराने की कोशिश करते देखा और मैंने उसका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। बेllatrix का मुंह इस तरह सिकुड़ गया जैसे उसने कोई कड़वी दवा पी ली हो। लेकिन जब वे वापस लौटे तो तुम उनके पास नहीं पहुंचे। जब तुम्हें शैतानी निशान जलता हुआ महसूस हुआ तो तुम फौरन उनके पास क्यों नहीं पहुंचे? सही कहा, मैं 2 घंटे बाद पहुंचा था। मैं डंबलडोर के आदेश पर गया था। डंबलडोर के? उसने गुस्से भरे लहजे में बोलना शुरू किया। स्नेप ने एक बार फिर अधीरता से कहा। सोचो, जरा सोचो, 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे इंतजार करके मैंने यह सुनिश्चित कर लिया कि मैं हॉगवर्ट्स में भविष्य में भी जासूसी कर सकता था। मैंने डंबलडोर को यह समझने दिया कि सिर्फ उनके आदेश के कारण ही मैं शैतानी शहंशाह के पास जा रहा हूँ। उसके बाद मैं शैतानी शहंशाह को डंबलडोर और मायापंछी के समूह के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सोचो बेllatrix, सोचो। शैतानी निशान महीनों से गहरा होता जा रहा था। मैं जानता था कि शैतानी शहंशाह लौटने वाले हैं। सभी प्राणभक्षी जानते थे। मेरे पास यह सोचने का काफी समय था कि मैं क्या करूं। मेरे पास अगला कदम उठाने की योजना बनाने का पूरा मौका था। मैं कारकरोफ की तरह भाग भी सकता था, है ना? मैंने शैतानी शहंशाह को बता दिया था कि मैं उनका वफादार था। हालांकि डंबलडोर मुझे अपना आदमी मानते थे। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि यह सुनकर मेरे देर से आने पर शैतानी शहंशाह का शुरुआती गुस्सा काफूर हो गया। हाँ, उन्होंने मान लिया था कि मैं उन्हें पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ, लेकिन वे गलत थे। बेllatrix ने व्यंग से कहा। लेकिन तुम किस काम के हो? तुमने हमें कौन सी उपयोगी जानकारी दी है? मैं जानकारी सीधे शैतानी शहंशाह को देता हूँ, स्नेप ने कहा। अगर वे तुम्हें कुछ नहीं बताते, वे मुझे हर बात बताते हैं, बेllatrix ने एकाएक तैश में आते हुए कहा। वे मुझे अपनी सबसे वफादार, सबसे निष्ठावान? क्या सचमुच? स्नेप ने कहा और उनकी आवाज में अविश्वास की झलक थी। क्या मंत्रालय में तुम्हारे असफल अभियान के बाद भी वे ऐसा करते हैं? बेllatrix का चेहरा लाल हो गया। वह बोली, वह मेरी गलती नहीं थी। शैतानी शहंशाह ने अतीत में मुझे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपे थे। अगर लूसियस गड़बड़ नहीं करता। नार्सिसा अपनी बहन को देखते हुए धीमी और खतरनाक आवाज में बोली, तुम मेरे पति को दोष देने की हिम्मत मत करना, स्नेप ने रेशमी अंदाज में कहा। दोष देने से कोई फायदा नहीं है। जो हो गया वो हो गया। हाँ, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, बेllatrix आवेश में बोली। नहीं, तुम तो एक बार फिर गायब थे, जबकि हम सब लोग खतरों से जूझ रहे थे, है ना स्नेप? मुझे पीछे रुके रहने का आदेश दिया गया था, स्नेप ने कहा। शायद तुम शैतानी शहंशाह से सहमत नहीं हो। शायद तुम्हें लगता हो कि अगर मैं प्राणभक्षियों के समूह में शामिल होकर मायापंछी के समूह से लड़ने लगता तो डंबलडोर का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। और मुझे माफ करना, तुम खतरों की बात कर रही हो। तुम लोग तो सिर्फ 6 बच्चों से मुकाबला कर रहे थे, है ना? जैसा तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। कुछ समय बाद ही मायापंछी का आधा समूह उन्हें बचाने के लिए आ गया था। बेllatrix गुर्राई।
और जब हम मायापंछी के समूह के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो तुम अब भी यह दावा करते हो कि तुम इसके मुख्यालय का पता ठिकाना नहीं बता सकते, है ना? मैं गुप्त रक्षक नहीं हूँ। मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता था। तुम तो जानती ही हो कि यह सम्मोहन किस तरह से काम करता है। मैंने शैतानी शहंशाह को मायापंछी के समूह के बारे में जो जानकारी दी है, वे उससे संतुष्ट हैं, जैसा कि शायद तुमने अंदाजा लगा लिया होगा। उसी जानकारी के कारण एमिलिन वैंस को कुछ समय पहले पकड़ा और मारा गया था। उसी जानकारी की वजह से निश्चित रूप से सीरियस ब्लैक को खत्म करने में भी मदद मिली थी। हालांकि उसकी मौत के लिए मैं तुम्हें पूरा श्रेय देता हूँ। स्नेप ने अपना सिर झुकाया और बेलाट्रिक्स के नाम का जाम उठाया। बहरहाल बेलाट्रिक्स के चेहरे का भाव नरम नहीं हुआ। तुम मेरे आखिरी सवाल से बच रहे हो स्नेप। हैरी पॉटर, पिछले 5 सालों में तुम उसे किसी भी समय मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? स्नेप ने पूछा। क्या तुमने यह बात शैतानी शहंशाह से पूछी थी? वे कुछ समय से मैं तुमसे पूछ रही हूँ स्नेप। अगर मैंने हैरी पॉटर की हत्या कर दी होती तो शैतानी शहंशाह पुनर्जीवित होने और अजय बनने के लिए उसके खून का उपयोग नहीं कर पाते, उसने ताना मारते हुए कहा। तो तुम्हारा यह दावा है कि तुमने उस लड़के की उपयोगिता का पहले से अनुमान लगा लिया था? मैं यह दावा नहीं करता हूँ। मुझे उनकी योजनाओं की जानकारी नहीं थी। मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ कि मेरी राय में शैतानी शहंशाह खत्म हो चुके थे। मैं तो सिर्फ यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शैतानी शहंशाह को पॉटर के बचे रहने पर अफसोस क्यों नहीं हुआ था, कम से कम 1 साल पहले तक। लेकिन तुमने उसे जिंदा क्यों रहने दिया? क्या तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझी? सिर्फ डंबलडोर के संरक्षण की वजह से ही मैं अज़्काबान से बाहर था। क्या तुम्हें यह नहीं लगता है कि उनके प्रिय विद्यार्थी की हत्या करने से वे मेरे खिलाफ हो जाते? लेकिन बात इससे भी आगे तक जाती है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हैरी पॉटर पहली बार हॉगवर्ट्स आया था, तो उसके बारे में कई कहानियां उड़ रही थीं। इस तरह की अफवाहें कि वह खुद एक बड़ा शैतानी जादूगर है, इसलिए वह शैतानी शहंशाह के हमले से बच गया। दरअसल शैतानी शहंशाह के कई पुराने समर्थकों ने सोचा था कि हैरी पॉटर वह धुरी बन सकता है जिसके चारों तरफ हम एक बार फिर इकट्ठे हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे मन में भी जिज्ञासा थी, इसलिए मैं महल में कदम रखते ही उसे मारना नहीं चाहता था। जाहिर है, बहुत जल्दी ही मैं जान गया कि उसमें कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी। वह इतने सारे जोखिमों से जूझने में सिर्फ इसलिए सफल हुआ था क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी और उसके दोस्त प्रतिभावान थे। वह निहायत ही औसत दर्जे का है। हालांकि अपने पिता की तरह वह भी घमंडी और आत्मसंतुष्ट है। मैंने उसे हॉगवर्ट्स से निकलवाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वहाँ उसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन उसे मारना या उसे अपने सामने मरने देना या जोखिम लेना बहुत बड़ी मूर्खता होती, क्योंकि डंबलडोर करीब ही थे। बेलाट्रिक्स ने पूछा। और इस दौरान डंबलडोर को तुम पर कभी शक नहीं हुआ? उन्हें तुम्हारी सच्ची निष्ठा का कभी पता नहीं चला? वे अब भी तुम पर भरोसा करते हैं? मैंने बहुत अच्छी तरह नाटक किया है, स्नेप ने कहा, और तुम डंबलडोर की सबसे बड़ी कमजोरी को नजरअंदाज कर रही हो। वे लोगों के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में विश्वास करते हैं। जब मैं उनके स्टाफ में पहुंचा तो मैंने गहरे पश्चाताप की कहानी गढ़ी। जब मैंने प्राणभक्षी के रूप में बिताए दिनों की दुखद यादें उन्हें बताईं तो उन्होंने बाहें फैलाकर मेरा स्वागत किया। हालांकि जैसा मैंने कहा, उन्होंने मुझे गुप्त कलाओं की रक्षा का विषय कभी नहीं पढ़ाने दिया। डंबलडोर बहुत बड़े जादूगर हैं। ओह हाँ, बहुत बड़े, क्योंकि बेलाट्रिक्स ने एक व्यंग्यात्मक आवाज निकाली। शैतानी शहंशाह खुद यह मानते हैं। बहरहाल, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि डंबलडोर अब बूढ़े हो चले हैं। पिछले महीने शैतानी शहंशाह के साथ हुई मुठभेड़ ने उन्हें हिला दिया है। उसके बाद उन्हें एक गंभीर चोट लग गई है, जिससे अब उनके हाथ पहले जितनी तेजी से नहीं चलते हैं। लेकिन इन सालों में उन्होंने सीवरियस स्नेप पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा, और यह शैतानी शहंशाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। बेलाट्रिक्स अब भी दुखी दिख रही थी। हालांकि उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्नेप पर अगला हमला किस मुद्दे पर करे। उसकी खामोशी का फायदा उठाकर स्नेप उसकी बहन की तरफ मुड़े। तो तुम मुझसे मदद मांगने आई थी नार्सिसा? नार्सिसा ने स्नेप की तरफ देखा। उसका चेहरा हताशा से भरा था। हाँ सीवरियस, मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, और मैं कहीं और नहीं जा सकती। लूसियस जेल में है। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और 2 बड़े आंसू पलकों से नीचे बहने लगे। शैतानी शहंशाह ने मुझे यह बात किसी को भी बताने से मना किया है।
नार्सिसा ने कहा, जिसकी आंखें अब भी बंद थीं। वे चाहते हैं कि यह योजना किसी को कभी भी पता न चले। यह बहुत गोपनीय है, लेकिन अगर उन्होंने मना किया है तो तुम्हें इस बारे में नहीं बोलना चाहिए, स्नेप ने तत्काल कहा। शैतानी शहंशाह का हर शब्द कानून है। नार्सिसा ने आह भरी, जैसे स्नेप ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। बेllatrix वहां आने के बाद से पहली बार संतुष्ट दिख रही थी। यह लो, उसने विजयी भाव से अपनी बहन से कहा। यहाँ तक कि स्नेप का भी यही कहना है, तुम्हें चुप रहना चाहिए। लेकिन स्नेप उठकर खड़े हो गए और छोटी खिड़की के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने पर्दों के बीच से वीरान सड़क की तरफ देखा, फिर झटके से पर्दे लगा दिए। उन्होंने मुड़कर नार्सिसा की तरफ त्योनियां चढ़ाकर देखा। देखो, मुझे योजना के बारे में मालूम है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जिन्हें शैतानी शहंशाह ने यह बात बताई है। बहरहाल नार्सिसा, अगर मुझे यह रहस्य मालूम नहीं होता तो मुझे बताने से शैतानी शहंशाह के आदेश की बहुत बड़ी अवहेलना हो जाती। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम इसके बारे में जरूर जानते होगे। नार्सिसा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वे तुम पर भरोसा करते हैं सिवियरस। तुम योजना के बारे में जानते हो? बेllatrix ने कहा, और संतुष्टि की जगह अब उसके चेहरे पर चिढ़ का भाव आ गया। तुम जानते हो? निश्चित रूप से, स्नेप ने कहा। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ नार्सिसा? अगर तुम यह कल्पना कर सकती हो कि मैं शैतानी शहंशाह के फैसले को बदलवा सकता हूँ तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। सिवियरस, उसने फुसफुसा कर कहा, और उसके पीले गालों पर आंसू बहने लगे। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, ड्रेको को गर्व होना चाहिए, बेllatrix ने भावहीन अंदाज में कहा। शैतानी शहंशाह उसे बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं, और मैं ड्रेको की तरफ से इतना जरूर कहूंगी, वह अपने कर्तव्य से जरा भी पीछे नहीं हट रहा है। उसे खुशी है कि उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिल रहा है। वह इस संभावना से रोमांचित है। नार्सिसा अब रोने लगी और आग्रह भरी निगाह से स्नेप की तरफ देखती रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी वह 16 साल का है और उसे जरा भी अब पता नहीं है कि आगे क्या है। क्यों सिवियरस, मेरा बेटा ही क्यों? अगर काम बहुत खतरनाक है, मैं जानती हूँ, वह लूसियस की गलती की सजा है। स्नेप कुछ नहीं बोले। उन्होंने उसके आंसुओं से अपनी नजर हटा ली, जैसे वे आशालीन हों। बहरहाल वे यह नाटक नहीं कर सकते थे कि उन्होंने उसकी बात सुनी ही नहीं है। नार्सिसा बोली, तो उन्होंने ड्रेको को इसलिए चुना है ना, लूसियस को सजा देने के लिए? स्नेप ने अब भी दूसरी तरफ देखते हुए कहा। अगर ड्रेको सफल हो जाता है तो उसे बाकी सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन वह सफल नहीं होगा, नार्सिसा सुबकते हुए बोली। वह कैसे सफल हो सकता है जबकि शैतानी शहंशाह खुद? बेllatrix ने तेजी से सांस खींची। नार्सिसा बाकी के शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह था कि कोई भी अब तक सफल नहीं हुआ है। सिवियरस, प्लीज, तुम हमेशा से ड्रेको के सबसे प्रिय शिक्षक रहे हो। तुम लूसियस के पुराने दोस्त हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम शैतानी शहंशाह के प्रिय हो, उनके सबसे विश्वस्त सलाहकार हो। क्या तुम उनसे बात करोगे? उन्हें राजी करोगे? शैतानी शहंशाह कभी राजी नहीं होंगे, और मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि उन्हें राजी करने की कोशिश करूं। स्नेप ने सपाट तरीके से कहा। मैं यह नाटक नहीं करूंगा कि शैतानी शहंशाह लूसियस से नाराज नहीं है। लूसियस उस अभियान का मुखिया था। उसने खुद को पकड़वा दिया, दूसरों को पकड़वा दिया, और भविष्यवाणी नहीं ला पाया। हाँ नार्सिसा, शैतानी शहंशाह सचमुच नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। तो मेरा अंदाजा सही था, उन्होंने ड्रेको को प्रतिशोध में चुना है, नार्सिसा ने रुंधे गले से कहा। वे यह नहीं चाहते हैं कि वह सफल हो, वे चाहते हैं कि वह कोशिश करते हुए मारा जाए। जब स्नेप कुछ नहीं बोले तो नार्सिसा का बचा खुचा संयम भी जवाब दे गया। वह लड़खड़ाती हुई स्नेप की तरफ बढ़ी और उसने उनका दुशाला पकड़ लिया। उनका चेहरा स्नेप के चेहरे के करीब था और उसके आंसू उनके सीने पर टपक रहे थे। उसने सांस खींचते हुए कहा, तुम यह काम कर सकते हो सिवियरस, ड्रेको के बजाय तुम यह काम कर सकते हो। तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे, और वे तुम्हें सबसे ज्यादा सम्मान देंगे। स्नेप ने उनकी कलाइयां पकड़कर उनके हाथ दूर हटाए। उसके आंसू सने चेहरे को देखते हुए स्नेप धीरे से बोले, मुझे लगता है कि वे अंत में यह काम मुझसे ही करवाना चाहते हैं, लेकिन वे ठान चुके हैं कि पहले ड्रेको को कोशिश करनी चाहिए। देखो, अगर ड्रेको सफल हो जाता है, जिसकी बहुत कम संभावना है, तो मैं हॉगवर्ट्स में थोड़े ज्यादा समय तक रह सकता हूँ और जासूसी की अपनी उपयोगी भूमिका निभा सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, अगर ड्रेको मर जाता है तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैतानी शहंशाह बहुत नाराज हैं।
स्नेप ने धीरे से दोहराया। वे भविष्यवाणी नहीं सुन पाए नार्सिसा। मेरी तरह तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि वे आसानी से माफ नहीं करते हैं। नार्सिसा स्नेप के कदमों पर गिर गई और सुबकने लगी। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, तुम्हें गर्व होना चाहिए, बेलाट्रिक्स ने बेरहमी से कहा। अगर मेरे बेटे होते तो मैं उन सभी को खुशी खुशी शैतानी शहंशाह की सेवा में लगा देती। नार्सिसा ने हताशा भरी चीख निकाली और अपने लंबे सुनहरे बाल पकड़ लिए। स्नेप ने झुककर उसे उठाया और वापस सोफे की तरफ ले गए। फिर उन्होंने उसके गिलास में शराब डालकर जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा दिया। नार्सिसा, बहुत हो गया, इसे पी लो, मेरी बात सुनो। वह थोड़ी शांत हो गई और अपने ऊपर शराब छलकाते हुए उसने कांपते हाथों से एक घूंट पी लिया। हो सकता है कि मैं ड्रेको की मदद कर दूं? नार्सिसा का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया और उसकी आंखें फैल गईं। सिविरियस, ओ सिविरियस, तुम उसकी मदद करोगे? तुम उसका ध्यान रखोगे? यह देखोगे कि उसे कोई नुकसान न हो? मैं कोशिश करूंगा। नार्सिसा ने अपना ग्लास दूर फेंक दिया, जो टेबल पर फिसल गया। नार्सिसा सोफे से फिसलकर स्नेप के पैरों के पास जा बैठी और उसने अपने दोनों हाथों में स्नेप का हाथ लेकर उस पर अपने होंठ रख दिए। अगर तुम उसकी रक्षा करने का वादा करो सिविरियस, क्या तुम कसम खाने को तैयार हो? क्या तुम अटूट कसम खाने को तैयार हो? स्नेप का भाव सपाट था, जिसे समझा नहीं जा सकता था। बहरहाल, बेलाट्रिक्स विजयी अंदाज में खिलखिलाई। तुमने सुना नहीं नार्सिसा? ओह, वह कोशिश करेगा। वही खोखले शब्द, वही काम से बचकर फिसल जाना। ओह, जाहिर है, शैतानी शहंशाह के आदेश पर। स्नेप ने बेलाट्रिक्स की तरफ नहीं देखा। उनकी काली आंखें नार्सिसा की आंसू से भरी नीली आंखों पर जमी हुई थीं, जिसने अब तक स्नेप का हाथ नहीं छोड़ा था। वे धीरे से बोले, निश्चित रूप से नार्सिसा, मैं अटूट कसम खाने को तैयार हूँ। शायद तुम्हारी बहन हमारी बंधनकारी बनने के लिए तैयार हो जाए। बेलाट्रिक्स का मुंह खुला रह गया। स्नेप नीचे झुककर नार्सिसा के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। बेलाट्रिक्स की हैरान निगाह के नीचे उन दोनों ने एक दूसरे का दायां हाथ पकड़ लिया। स्नेप ठंडे स्वर में बोले, तुम्हें छड़ी की जरूरत पड़ेगी बेलाट्रिक्स। बेलाट्रिक्स ने हैरान दिखते हुए अपनी छड़ी निकाली। और तुम्हें थोड़ा पास भी आना होगा। बेलाट्रिक्स आगे की तरफ आ गई ताकि वह उनके ऊपर खड़ी रहे। उसने उनके जुड़े हाथों पर अपनी छड़ी की नोक रख दी। नार्सिसा बोली, सिवियरस, मेरा बेटा ड्रेको जब शैतानी शहंशाह की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेगा तो क्या तुम उस पर नजर रखोगे? रखूंगा, स्नेप ने कहा। छड़ी से एक पतली लपट निकली और लाल सुर्ख तार की तरह उनके हाथों के चारों तरफ बंध गई। और क्या तुम अपनी पूरी क्षमता से उसे नुकसान से बचाओगे? बचाऊंगा, स्नेप ने कहा। छड़ी से एक और लपट निकली तथा पहले लपट से जुड़ गई, जिससे एक चमकती हुई जंजीर बन गई। और अगर जरूरत पड़े, अगर ऐसा लगे कि ड्रेको असफल हो जाएगा, नार्सिसा ने फुसफुसा कर कहा। स्नेप का हाथ उसके हाथ के भीतर कांपा, लेकिन उन्होंने उसे दूर नहीं हटाया। तो क्या तुम वह काम करोगे जो शैतानी शहंशाह ने ड्रेको को करने के लिए कहा है? एक पल तक खामोशी छाई रही। बेलाट्रिक्स आंखें फाड़ कर देखने लगी। उसकी छड़ी की नोक उनके जुड़े हाथों पर थी। करूंगा, स्नेप ने कहा। बेलाट्रिक्स की छड़ी से निकली तीसरी लपट की रोशनी में उसका हैरान चेहरा लाल चमकने लगा। यह लपट बाकी लपटों के साथ मिल गई और उसने उन दोनों के जुड़े हुए हाथों को रस्सी की तरह, आग वाले सांप की तरह बांध दिया।